स्टार्ट करें। लेक्चर स्टार्ट करें बेटा। गुड आफ्टरनून सबको। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। यस, लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार चैट में बता दीजिए। एक बार चैट में बता दो क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं। अगर आप सुन और देख दोनों पा रहे हैं इसका मतलब आपके आंख और कान दोनों सही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है भाई। आप सुन और देख दोनों पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके कान और आंख दोनों ठीक चल रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। एग्जाम तक सब कुछ सही चलता रहे ये जरूरी है ना। ये दोनों सिस्टम ठीक काम करते रहे और साथ के साथ ये वाला ठीक सिस्टम काम करता रहे, जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स कल एकदम झमाझम स्टार्ट हुई है, मजा आया। थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे आज बहुत सारे और काफी इसको पढ़ने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, आपको आज ब्रेक नहीं मिला, ठीक है, तो थोड़ा घूम घूम आओ यार, है ना। तब तक हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। दो तीन बच्चे जो घूमने फिरने जाने चाहेंगे घूम आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अपने रिवाइज करते हैं। रिवाइज करें क्या? ठीक है, कल का लेक्चर ठीक था। चलिए आगे चले। खाना खाना था, खा लो, साथ में ले आओ खाना। मैं रिवाइज करूंगा कल का 10-5 मिनट और उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 5 मिनट आपने पहले ही खराब कर दिए। आज का जो लेक्चर है बेसिक्स पे नहीं है, हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स कल हमने बात की थी, इसकी हम बात करेंगे अब मेंडेलियन जेनेटिक्स की। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम करेंगे टाइप ऑफ क्रॉस, इनकी बात करने वाले, है ना, इनकी बात करने वाले। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें उस डायरेक्शन में दिखेंगी जहां से आपको समझ आ रही होंगी। तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, लास्ट मैंने लोकस बताया था। एक बार चीजों को रिवाइज करूंगा फटाफट से, आप मेरी तरफ देखेंगे। आप में से ये वाली बातें सबको क्लियर है? डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है? क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हैं? क्या आप में से सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हैं कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है? डोपा भी सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद डोपा सॉल्व करेंगे। डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्लियर है। जीन किस पर प्रेजेंट होती है? तीनों पर कि किसी एक पे? ऑल थ्री या वन? ऑल थ्री या वन? ऑल थ्री या वन? तीनों पे जीन प्रेजेंट होती है। डीएनए बना है न्यूक्लिक एसिड, क्रोमेटिन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और आरएनए, क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और आरएनए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या क्रोमोसोम में हिस्टोन के अलावा भी प्रोटीन्स होती हैं? यस, यस। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी, उसके बाद मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको ये कहा था कि क्रोमेटिन जो होता है वो कौन से फेज में होता है? क्रोमेटिन होता है G1 में, S में, G2 में। क्रोमोसोम किस में होता है बेटा? क्रोमोसोम किस फेज में होता है? बता, खाना खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमोसोम किस में होता है सर? M फेज में होता है। यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये क्रोमोसोम बनाया मैंने और एक मैंने ये बनाया, मुझे बताना, एक मैंने ये बनाया बेटा, ठीक है, मुझे बताना जरा, ये कंडीशन ए है या ये कंडीशन, इसमें एक और दो क्रोमोसोम, एक और दो, ये पहली वाली ए कंडीशन है, ये कौन से फेज का है और बी वाला कौन से फेज का है? ए वाला कौन से फेज का है, बी वाला कौन से फेज का है? स्पाम ना करो भाई, पिटाई खालिस हो जाएगा। ए वाला कौन सी कंडीशन का है सर? G1 फेज का। बी वाला किसका है? G2 फेज का। इसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है, यहां पर हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड है। यस और नो? ठीक है, अब इसमें से बताओ रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग बताना है आपने, रॉन्ग बताना है बेटा, रॉन्ग बताना है। जरा देखें कितने लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। रॉन्ग बताना है आपको। अभी रुक जा भाई, पहले बना लेने दे मुझे।
अभी बना नहीं है, अभी बना लेने दे फिर बताइयो, अभी कुछ किया नहीं मैंने इसमें। हाँ भाई, कौन रॉन्ग है इसमें? रॉन्ग 42, पोल ना करबो। हाँ, रॉन्ग कौन सा है? ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है भाई, सिस्टर, एक दूसरे से मिलती जुलती है, जुड़वा बहने हैं ये रॉन्ग है। नीचे वाला ठीक है, ये भी रॉन्ग है। बी और डी दोनों रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? डी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। क्यों डी रॉन्ग है? क्योंकि इधर वाई वाई है, उसी लोकस पर, सेम लोकस पर, एक लोकस पे दो कैरेक्टर आ गए, ऐसा नहीं होता है। दो अलग अलग कैरेक्टर एक लोकस पे नहीं आते। यस, अरे हाँ या ना बताओ ना। स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, बी और डी। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट सही पकड़ ले से। अब जरा बताओ जल्दी से, ये बताओ, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? जल्दी बताओ। ये कह रहा बी कैसे? भाई ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों पर सेम जीन होगी, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी होगी। भाई इधर देखना, जैसे वाई के साथ वाई जैसी होगी, वाई के साथ वाई, सिस्टर क्रोमेटिड है, इसलिए बी रॉन्ग है। डी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां वाई वाई है, तो यहां स्मॉल वाई आ सकता है या कैपिटल वाई आ सकता था, आर कैसे आ गया? ये डिप्लॉयड है। और ये डिप्लॉयड है एप्लॉयड है? जल्दी बता। जे डिप्लॉयड है एप्लॉयड है? ये डिप्लॉयड है एप्लॉयड है? जल्दी बता बेटा। सर ये एप्लॉयड है, ये हमारे पास एप्लॉयड है। उसके बाद बताइए, ये बता मैंने सही लिखा है कि नहीं? मैंने लिखा है ट्रिप्लॉयड, रॉन्ग या राइट है? ये रॉन्ग है राइट है? रॉन्ग है, शाबाश। क्योंकि ये क्या है? ये ट्राई हाइब्रिड है। ट्राई हाइब्रिड का क्या मतलब है? एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, पर इसमें दो दो दे रखे हैं ना, तो ये ट्राई हाइब्रिड डिप्लॉयड है। ये ट्राई हाइब्रिड क्या है? डिप्लॉयड है। शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया। अब जरा ये बता, सेम लोकस बता किसका किसका है? सेम लोकस बता। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल आर। लोकस किसका सेम है? इसका, बी, इसका लोकस सेम है। कैपिटल ए और सेम कैरेक्टर की है ना, सेम कैरेक्टर की है। अब जरा मुझे बता इसमें कितने लोकस हैं? लोकस बता कितने हैं? बता लोकस बता लोकस कितने हैं इसमें? लोकस मतलब कितने कैरेक्टर हैं? एक दो तीन चार कैरेक्टर हैं, तो लोकस कितने आ गए? डी। लोकस कितने आ गए? डी। लोकस कितने आ गए? डी आ गए। रिवाइज हो रहा है? यस सर। अब मुझे बता, होमोजाइगस एट थ्री लोकस क्या सही है इसके लिए?
क्या सही है? हाँ भाई, ये क्या दे रखा है सर? ये 3n है, मोनो हाइब्रिड है। मुझे ट्राई हाइब्रिड चाहिए। 3 लोकस का मतलब मुझे क्या चाहिए? ट्राई हाइब्रिड चाहिए। ट्राई हाइब्रिड चाहिए। तो ये क्या है? ट्राई हाइब्रिड, यहां हेट्रो है। ये ट्राई हाइब्रिड है, इसमें ये होमो है, यस। ये होमो है, यस। ये होमो है, यस। ये क्या है? होमो। ये होमो, ये होमो। तो आंसर सी और डी है। आंसर सी और डी है, दोनों है। सी और डी है बेटा, दोनों है। यस, सी और डी दोनों है। हेट्रोजाइगस एट लीस्ट 1 लोकस बताओ भाई। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो यहां पर हेट्रो है, यहां भी हेट्रो है, ये दोनों आंसर होगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ये भी और ये भी। अरे समझ में आ रहा है? अभी भी टाइप के बच्चों, बेटा मैं क्या कर रहा हूं तुझे पता है? मैं तेरी भाषा ठीक कर रहा हूं जेनेटिक्स पढ़ने की। जेनेटिक्स में तू लोकस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस इसमें गड़बड़ करेगा। हाँ ठीक है, एट लीस्ट, यस, एट लीस्ट कम से कम एक। समझ में आ रहा है? बता भाई, बता भाई। बेटा एट लीस्ट 1 लोकस का मतलब कम से कम एक। तो लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? यहां दोनों कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, कैपिटल टी है। अब सुन ध्यान से, हेट्रोजाइगस एट 1 लोकस, यहां पर लिखा हेट्रोजाइगस। जाइगस के लिए मुझे डिप्लॉइड चाहिए। सही है, मुझे डिप्लॉइड चाहिए। इनमें से ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ये सारे हैप्लॉइड हैं बेटा। टी अकेला, टी आर हैप्लॉइड है, ये एन है, ये एन है, ये एन है। ये मोनो हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड है, ये ट्राई हाइब्रिड है, पर ये एन है। और ये डिप्लॉइड तो है, पर ये होमोजाइगस है। तो इसका आंसर आएगा नन, नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा ले लो, नन आएगा। तोता उड़लिस। समझ में आ गया? यस। तो देख ध्यान से, जाइगोट शब्द का क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड चाहिए। तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये तो आंसर ही नहीं हो सकते। ये होमोजाइगस है, फिर कैसे होगा? आ गया? बच्चे यहां पर लिखा है हेट्रोजाइगस। अगर तू कैपिटल टी अकेला लिख रहा है तो कैपिटल टी अकेला हैप्लॉइड होता है। जब मैं जाइगस शब्द लिखता हूं तो मेरे पास या तो कैपिटल टी हो, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, या स्मॉल टी हो। ये हेट्रोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है। लेकिन मुझे डिप्लॉइड तो मिले, ये हैप्लॉइड होता है। हाँ ठीक है। तो कल हमने इस तरह की बातें करी थी जो हमने रिवाइज कर ली है क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने कहा था तुम्हें इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि इसमें तुम्हें अच्छा लगेगा, फील आएगा। तो हम उसको स्टार्ट करने से पहले जरा फटाफट से एक बार डोपा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कल 11 क्वेश्चन थे, है ना? ठीक है, तो अब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, हर दिन 5 बढ़ जाएंगे। चलिए, जीन क्या होता है? डीएनए होती है ऑलवेज। यहां क्या बोलेगा? आरएनए कहेगा मैं भी था। ठीक है, डीएनए इन लिविंग सेल, आरएनए इन सम वायरस, बोथ सी एंड बी, डी आएगा। लिविंग सेल का डीएनए हमेशा जीन में है। ठीक है, आरएनए इन सम वायरस। पीपीएलओ क्या है? बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया में क्या जीन होगी? यस। जीनोम होगा, उसका डीएनए, यस, ऑल आएगा डी। सिमिलरिटी बिटवीन नोस्टॉक, नोस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया है, स्किन सेल ऑफ ह्यूमन, बता जल्दी से। सेम जीनोम, जल्दी करते बेटा। सिमिलरिटी बिटवीन, सेम जीनोम, जीनोम सेम होगा नहीं, सेम फिनोटाइप नहीं, डीएनए प्रेजेंट है दोनों में, यस, लीनियर डीएनए। प्रोकैरियोटिक में याद हो गया, इसमें सर्कुलर होता है, इनमें लीनियर होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? डी आ जाएगा। नहीं नहीं, ओह, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी, सी आएगा। आगे ले लेते हैं। टी एंड कैन हैव सेम जीनोटाइप, जीनोटाइप तो अलग अलग, जीन अलग है, इधर देख, इसका और इसका जीनोटाइप अलग है। हाँ, फिनोटाइप सेम हो सकता है, यस। टाइप ऑफ जीन, इसमें कितने टाइप की जीन है सर? इसमें एक टाइप की जीन है। जीन कितनी है? दो। कितने टाइप की है? एक टाइप की। इसमें जीन दो है, कितने टाइप की है? कितने टाइप की है? दो टाइप की है। तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बी आएगा आंसर, यस। कैपिटल टी एंड ये और ये इज, हाँ भाई, ये इसमें एक ही कैरेक्टर की दो जीन है, इसमें ये अलग अलग कैरेक्टर की एक एक जीन है। तो ये डिप्लॉइड हो गया और ये हो गया हैप्लॉइड। ये डायहाइब्रिड है, नहीं ये तो मोनोहाइब्रिड है, ये डायहाइब्रिड है। बोथ हैप्लॉइड, बोथ डिप्लॉइड। आंसर ए आएगा इसका। चमकी से अगला, म्यूटेशन इज ड्यू टू चेंज इन जीन, यस। जब जीन बदलेगी तो जीनोटाइप बदलेगा, यस, ठीक है। चेंज इन फिनोटाइप नॉट जीनोटाइप, ये गलत है। ऐसा एग्जांपल बताओ कि फिनोटाइप बदल जाए और जीनोटाइप ना बदले। सुनो ध्यान से, मान लो दो जुड़वा भाई हैं, दोनों की जीन सेम है, एक धूप में ज्यादा घूम रहा है तो मेलानिन बन जाएगा, तो क्या उनका जीनोटाइप बदला? नहीं, फिनोटाइप बदल गया। म्यूटेशन में क्या बदलना चाहिए? म्यूटेशन में क्या बदलना चाहिए? जीनोटाइप, जीन में बदलाव आना चाहिए, यस यस। आ जाओ। होमोजाइगस कंडीशन इन जीवन फेजेस, होमोजाइगस कंडीशन इन जीवन फेजेस, बताओ जीवन फेज में होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी? ध्यान से सुन, ये हेट्रोजाइगस है, ये क्या है? ये हैप्लॉइड है, ए बी सी डी, डिप्लॉइड सेल लिखा हुआ है, सारी जीन अलग अलग है, हैप्लॉइड है। ये क्या है? ये हेट्रो है, ये होमो है तो डिप्लॉइड। ये आएगा आंसर ए। इसमें देख बेटा, ये कंडीशन क्या है? डिप्लॉइड है, यस और नो, और जीवन फेज की बात कर रहे हैं। अब इधर देख, होमोजाइगस कंडीशन इन G2 फेज, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देखियो मेरी तरफ। यहां फंसे होंगे कुछ बच्चे, हो सकता है। देख इधर, मान ले यहां कैपिटल टी है और यहां कैपिटल टी है, ये जीवन फेज का है। यहां कैपिटल टी है, कैपिटल टी, इसकी कॉपी ये रही, फिर इसकी कॉपी ये रही। तो एक ही कैरेक्टर की, एक ही कैरेक्टर की कितनी जीन हो गई G2 फेज में? G2 में 1 2 3 4 हो गई। वन देख क्या लिखा है? होमोजाइगस कंडीशन G2 फेज, डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है ये? डिप्लॉइड है, 2n है, यस सर, ये 2n है। प्लॉइड ही बदलती है जीवन से, G2 में नहीं। हैव डैश एलील फॉर वन कैरेक्टर, कितनी होंगी? 4। ये आएगा, यस सर। हो, वन लोकस इन डिप्लॉइड सेल हैव, एक लोकस डिप्लॉइड सेल में क्या है? हैव डैश एलील ऑफ डैश कैरेक्टर। वन लोकस इन डिप्लॉइड सेल, एक लोकस इन डिप्लॉइड सेल हैव डैश एलील, एक लोकस इन डिप्लॉइड सेल हैव डैश एलील ऑफ डैश कैरेक्टर। एक लोकस डिप्लॉइड सेल में 2 एलील होंगी एक कैरेक्टर के लिए, 2 और 1 आएगा। 2 एलील होंगी ना, 1 2 या 2 जीन बोल दो इसे, जीन और एलील एक ही बात होती है, अभी कराएंगे आगे। टी और आर रिप्रेजेंट कितने लोकस? 2। 2 अलग अलग कैरेक्टर है ना, तो क्या लोकस? 2। टी एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट
एक लोकस। आ रही है समझ? ठीक है, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए आगे चलेंगे और आज आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग जेनेटिक्स के अंदर जा रहे हैं। हमने बहुत सारे बेसिक्स, डायहाइब्रिड, डिप्लॉइड, लोकस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना और उसके डीप मीनिंग को हमने समझा। आप में से जिन्होंने किया है, और आज क्या होगा, आज इवनिंग में हम एक क्वेश्चंस और पीडीएफ में लिख के देंगे आपको, पीडीएफ अपलोड कराएंगे उसकी, और मेहनत कराएंगे आपसे। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे जेनेटिक्स में अच्छा रहेगा और आपके लिए सही रहेगा, उतना ज्यादा आप करेंगे। चैट को प्राइवेट कर ली है ताकि आप पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब आगे चलेंगे और आगे अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। उसको आगे लेके चलते हैं, क्या है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और उसको बहुत ध्यान से पढ़ लो भाई। अब बहुत ध्यान से आपने समझना है कि क्या होता है। जेनेटिक्स का जो पहला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें से क्वेश्चन कम आते हैं, पर वही आधार बनाता है क्वेश्चंस ठीक करने का। अगर आप पहले पार्ट पे कमांड कर ले जाते हो तो बाकी के दो पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो समझने का है। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें आपकी समझ आसानी से बन जाएगी अगर आपका पार्ट 1 ठीक है। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले बेसिक्स समझ लिए। अगर मुझे बेसिक्स आ जाते हैं, अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि यार जेनेटिक्स की वो चीजें पढ़ते हैं, जैसे डेफिनेशन किसे कहते हैं, फिर मेंडल ने क्या काम किया था, ये चीजें पढ़ते हैं। इस वाले पार्ट से इजी क्वेश्चन आता है, पर ये वाला पार्ट अगर आपको सही समझ नहीं आया तो आगे वाले पार्ट्स के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सही है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो यार जेनेटिक्स की एक परिभाषा है जो सभी लोग को समझनी पड़ेगी। जेनेटिक्स क्या है? सबसे पहले समझो एक ब्रांच है। ब्रांच है, किसकी ब्रांच है भाई? मोनोकोट की, डाइकोट की नहीं, ब्रांच ऑफ स्टडी है। एक पढ़ाई की ब्रांच है जो डील करती है, विच डील्स विद, जो डील करती है दो चीजों से। एक डील करती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है, एंड वेरिएशन से, इन दो बातों से डील करती है। मतलब हम आपकी एनसीईआरटी ने ऐसे स्टार्ट किया है, मतलब मैं आपसे बोलूं कि यदि आप देखेंगे कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है, ठीक है, और वो उनका बच्चा तो उनके जैसे ही दिखेगा, हमें नॉर्मल सी बात लगती है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है। कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है ना, वो पेरेंट से बच्चे में गया है, इसलिए वो उसके जैसा दिख रहा है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या वो बच्चा 100% पेरेंट से मैच करता है? एनिमल्स में आपको नहीं पता चलता, पर ह्यूमन में तो पता चलता है। ह्यूमंस में तो दिखता है ना कि भाई पेरेंट से कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, पर 100% मैच नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर है। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो दो चीजों से डील करती है कि किस तरीके से कैरेक्टर पास होंगे, क्या पैटर्न बनेगा, इन चीजों की पढ़ाई करनी है। दूसरा, हमें वेरिएशन की पढ़ाई करनी है। वेरिएशन क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हाथी का बच्चा हाथी जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंतर भी तो है। तो डिफरेंस की बात भी करनी है। यस, डिफरेंस की बात भी करनी है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास बात है हेरिडिटी की और बात है वेरिएशन की। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा यार हेरिडिटी समझ लो। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा, ये ब्रांच है स्टडी का, जेनेटिक्स ब्रांच है। हेरिडिटी क्या होता है बेटा? हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। यहां पर बहुत सारे बच्चे कैरेक्टर और ट्रेट में कंफ्यूज रहते हैं। तो हेरिडिटी होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, किसी ट्रेट का कैरेक्टर, अभी बताऊंगा क्या होता है फर्क उसमें। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से किस में भेज रहे हैं? प्रोजेनी में। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस के प्रोसेस के थ्रू, इनहेरिटेंस के प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया है, ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया है। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट कहां से, पेरेंट टू प्रोजेनी, कैसे, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू हमने क्या किया है, वो ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर है? अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर है, ट्रेट का ट्रांसफर है। जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है। तो जेनेटिक्स के अंदर ये आ रहा है। यस यस, क्लियर है? बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें यहां पर इस चीज को देख के चलना पड़ेगा कि भाई हेरिडिटी क्या है, वो ट्रांसफर हो रहा है ट्रेट का, किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। प्रोजेनी लिख लो, या नॉर्मली आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, ऑफस्प्रिंग। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस कैसे होगा, गैमेट्स के थ्रू होगा, जो भी आप समझें इसमें। क्लियर है? तो हमने भाई सिंपल सा यहां पे दो परिभाषा पढ़ ली। अब मुझे ये समझना है कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क होता है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप समझ लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, नॉर्मली मैं बात करने वाला हूं कैरेक्टर और ट्रेट की, कैरेक्टर और ट्रेट की बात करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दो बेटा, मैं क्या कह सकता हूं, नॉर्मली दोनों टर्म जो है, बोथ टर्म, उनको हम यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। इंटरचेंजेबली मतलब क्या होता है, एक दूसरे की जगह। भाई एक दूसरे की जगह आप दोनों को यूज कर सकते हैं, पर होता यह है कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है। प्लांट हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। उसकी दो फॉर्म है, दो फॉर्म है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो एक तरीके से क्या हो गई, ये दो फॉर्म क्या हो गई, दो फॉर्म क्या हो गई, ट्रेट हो गई। क्या हो गई, ट्रेट हो गई। मेरी बात समझो ध्यान से। मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास क्या, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर और ट्रेट की। हमने पढ़ा है हम दोनों टर्म को यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। ठीक है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसकी एक फॉर्म है टॉल और ड्वार्फ। तो मैंने ये बोला कि प्लांट हाइट कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ क्या है, टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है। क्लियर है? अब मेरे दिमाग में कुछ सवाल आएंगे आपके लिए, मुझे बताओ, क्या एवरी कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं? यस और नो, यस और नो, बताओ। नो, हर कैरेक्टर की दो ट्रेट नहीं होती। मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे कान की पोजीशन यहां है, आप में से किसी के सर पे है पोजीशन कान की? नहीं। तो कान के पोजीशन की जो ट्रेट है ना, वो यही है ना, यही है ना। तो अगर मैं तुझे कहूं कान की पोजीशन, ईयर की पोजीशन, दैट इज कैरेक्टर। ट्रेट हो गई यहां लेटरल, ठीक है, ये लेटरल होना एक ट्रेट हो गई। क्या इसकी कोई दो दूसरी ट्रेट भी है? नहीं, नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती है, ठीक है। दूसरी बात, क्या फॉर एनी कैरेक्टर मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है? ट्रेट पॉसिबल है, हाँ या ना बताओ। यस, यस। जैसे मान लो एग्जांपल दे देता हूं, आई कलर जो है, आई कलर एक कैरेक्टर है। तो आई का कलर तो कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी ट्रेट हो गई। हम ट्रेट और कैरेक्टर को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होंगी। पर जो मेंडल ने पढ़े वहां पर हर कैरेक्टर की दो ट्रेट थी। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वहां कैरेक्टर की दो ट्रेट थी। यस, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मेंडल ने जो पढ़ा वहां पर हर कैरेक्टर की दो ट्रेट थी। पर नॉर्मली क्या होता है, देख बेटा, मैं ये कहूं कि प्लांट हाइट एक ट्रेट है, कह ले, क्या हो गया, कोई गलत नहीं है, प्लांट हाइट कैरेक्टर कह ले। पर अगर मैं और स्पेसिफिक होके बोलूं
तो कैरेक्टर की फॉर्म्स को हम ट्रेट कह देते हैं। यस यस, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है? जल्दी बोलो, चलें आगे। यस सर। तो जरा देखो अब क्या होगा। ट्रेट, जैसे देख, ट्रेट कोई फीचर होता है, अगर बाई जीन होगा तो उसको जेनेटिक ट्रेट भी कह सकते हैं, और विदाउट जीन भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जैसे तुमने मसल बिल्ड कर ली, तो जो मसल बिल्ड है वो जीन में है क्या? नहीं, वो जीन में तो नहीं है। बताओ बेटा, वो जीन में तो नहीं है। तो जेनेटिक ट्रेट आर नॉट प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल। को दो तरह के सेल होते हैं तेरी बॉडी में, ये स्किन सेल सोमैटिक सेल है, न्यूरॉन सोमैटिक सेल है, टेस्टिस ओवरी में जर्म सेल होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। क्या जेनेटिक ट्रेट वहां नहीं होते? ये गलत है, ये गलत है। ऑल जेनेटिक ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड। भाई सारी जेनेटिक ट्रेट जो जीन में होती है, क्या वो अगली जनरेशन में जा सकती है? यस। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं जो एक्वायर्ड ट्रेट होती हैं, एक्वायर्ड ट्रेट, क्या वो भी इनहेरिटेड होती हैं? नहीं। कुछ आ रहा समझ? नहीं आ रहा? बताओ। नहीं आ रहा समझ? आ रहा समझ? भाई जो जीन की वजह से कोई कैरेक्टर है, मान ले जीन में कोई फीचर है, उसे जेनेटिक ट्रेट कह देंगे, सही है। क्या स्किन सेल में क्रोमोसोम है? हाँ है, तो यहां भी जेनेटिक ट्रेट होंगे, सब जगह जेनेटिक ट्रेट है। पर मैं अगर तेरे से बोलूं कि एक ऐसा ट्रेट जो लाइफ में एक्वायर किया है, हम लेकर आए हैं, तो क्या वो इनहेरिट होगा? नहीं। तो जेनेटिक ट्रेट मतलब जीन्स क्या सोमैटिक सेल में नहीं होती हैं। ऑल जेनेटिक ट्रेट कैन बी इनहेरिटेड, यस, उसको इनहेरिट कर सकते हो, अगली जनरेशन में भेज सकते हो। एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड, नहीं, क्योंकि वो उसको एक्वायर किया है। ये जो मसल बिल्डिंग है, ये कैसी ट्रेट है? एक्वायर्ड। कैसी है? एक्वायर्ड। ये देखो, सम जेनेटिक ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड, कई बार जेनेटिक ट्रेट इनहेरिट नहीं होती, क्या ये सही है? हो सकता है, नहीं जाए। ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड बाय गैमेट्स, कैसे जाती है? मान लो पेरेंट से बच्चे में ट्रेट कैसे जाती है? एक जनरेशन से दूसरे में कैसे जाती है? गैमेट्स के थ्रू, ये ठीक है। यस बेटा, मैं सिर्फ ट्रेट पे बात कर रहा हूं, मैंने ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं करी, क्योंकि लिख दिया बोर्ड पे इसलिए तुम्हें खतरनाक लग रहा है। मेरी बात सुन, सिर्फ ध्यान से सुन मेरी बात। मैंने तुझे कहा कि कैरेक्टर का मतलब समझ। कैरेक्टर का मतलब होता है कान की पोजीशन, हेयर कलर, आई कलर, ये कैरेक्टर है। पर आई कलर में अगर ब्लैक आई, ब्लू आई, ये ट्रेट्स कहलाती हैं। कभी भी आप कैरेक्टर और ट्रेट एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो, शब्द गलत नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक कैरेक्टर की एक ट्रेट, दो ट्रेट, बहुत सारी ट्रेट हो सकती हैं। मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर लिए थे जिनकी दो ही ट्रेट थी, जैसे टॉल और ड्वार्फ। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा? यस 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 यस, क्लियर है? यस, ठीक है, ठीक है, एक बार नोट कर लो फटाफट से, आगे चलेंगे। अब तुम्हारे पास जो सोमैटिक सेल में जीन है, वो अगली जनरेशन में जाएंगे नहीं। मान लो तुम्हारे बॉडी में कोई ऐसे चेंज हो जो सोमैटिक चेंज है। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, तुमने वो पढ़ा था, वो देखिए मूवी स्पाइडरमैन, उसके यहां काट लेता है कहीं पर, ठीक है, यहां काटने से उसके बच्चे में वो ट्रेट थोड़ी जाएगी यार, है ना, जर्म सेल में चेंज थोड़ी हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली, सम जेनेटिक ट्रेट्स नॉट इनहेरिटेड, कुछ ऐसी हैं होती हैं जो अगली जनरेशन में नहीं जाती। पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। क्लियर? हाँ, पहले इतना नोट कर लो, आगे चलेंगे, जल्दी करो फास्ट। क्वेश्चन 1 रिपीट बेटा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट? ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन जीन्स, या ट्रेट विच आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ जीन्स। तो कोई भी जीन क्या अगली जनरेशन में जा सकती है? हाँ जा सकती है। क्या जीन तेरे स्किन सेल में नहीं है?
तो अगर कोई लिखता है कि जीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल, गलत है ना। तीसरा हम लिख रहे हैं एक्वायर्ड ट्रेट इज इनहेरिटेड, एक ऐसी ट्रेट जो लाइफ में एक्वायर हुई है। एक्वायर मतलब जो हम लेकर आए हैं। कैसे लेकर आए हैं? जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज की, मसल का वॉल्यूम बढ़ गया, वो कौन सी ट्रेट है? एक्वायर्ड। क्या वो अगली जनरेशन में जाएगी? नहीं जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको इतना ही रखते हैं। ट्रेड पे ज्यादा बात करेंगे तो तुम ट्रेड हो जाओगे। इधर देखो भाई, और वेरिएशन की बात करते हैं। किसी को लिखना था क्या? किसी को लिखना था? इतने पे रखो बेटा, फिर डिस्कस करेंगे, ज्यादा परेशान मत हो। हाँ यस, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 लिखना हो लिख लो। क्वेश्चन सेकंड की पहली डेफिनेशन को मैं अलग से समझाऊंगा, पहले इतना चलो ले लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी कर लो बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी एनर्जी, हो गया बेटा? हो गया? ठीक है, आ जाओ वेरिएशन की बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज वेरिएशन? मैं आपसे सवाल पूछूं, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन क्या होता है? देखो, वेरिएशन होता है अमाउंट, अमाउंट या डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंस, अमाउंट या डिग्री ऑफ डिफरेंस किसके बीच में? बिटवीन। इधर देख बेटा, ध्यान से सुन, ये पेरेंट है, ये इसका ऑफस्प्रिंग है। ऑफस्प्रिंग समझ में आता है बच्चे? ये कितने ऑफस्प्रिंग है? 2। ये 1 और 2 बच्चे हैं। पेरेंट का बच्चे के साथ क्या अंतर है, या 2 बच्चों का आपस में क्या अंतर है, इसे वेरिएशन कहते हैं। तो अमाउंट एंड डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, पेरेंट एंड प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, एंड और 2 प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, सेम पेरेंट। ये देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। तो वेरिएशन का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान सुन बेटा, इधर ध्यान दे, ध्यान दो। वेरिएशन का मतलब होता है पेरेंट का बच्चे के साथ कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है उसमें, डिफरेंस किसमें? फीचर्स में। और 2 बच्चों का आपस में क्या अंतर है, इस पेरेंट का बच्चों के साथ क्या अंतर है, और इन दोनों का आपस में क्या अंतर है, उसको अपने वेरिएशन कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएशन का सोर्स क्या है, वेरिएशन कैसे आती है, तो सबसे पहला सोर्स है वेरिएशन का म्यूटेशन। म्यूटेशन से वेरिएशन आती है। कैसे आती है वेरिएशन? म्यूटेशन से। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? सोर्स ऑफ वेरिएशन कैसे है बेटा? एक है म्यूटेशन, दूसरा सोर्स है मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बताओ? गैमेट फ्यूज करते हैं। क्या है? गैमेट फ्यूज करते हैं। तीसरा सोर्स हो सकता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? नए नए कॉम्बिनेशन कब बनते हैं? याद करो, पैकेटीन में। कब बनते हैं? पैकेटीन में बनते हैं। यस और नो? यस। तो ये कुछ सोर्स है वेरिएशन के, इस तरीके से वेरिएशन होती है। और अगर मैं आपसे बोलूं बेटा टाइप ऑफ वेरिएशन, तो टाइप ऑफ वेरिएशन किस किस प्रकार की होती है? देख बेटा, एक होती है सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, सबसे पहले आप में से कितने बच्चों को यह नहीं पता कि सोमैटिक सेल कौन से? जल्दी बताओ। सोमैटिक सेल नहीं पता? जैसे मान लो स्किन सेल है, स्किन सेल है, न्यूरॉन्स हैं, है ना, ब्लड सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं? सोमैटिक सेल हैं। क्या है? सोमैटिक सेल है। तो सोमैटिक वेरिएशन किस में होती है? अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल ये नहीं पास होती किसमें? नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। जो तुम्हारी स्किन सेल में अगर म्यूटेशन हुई, वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगली जनरेशन में नहीं जाएगी,
वो इंडिविजुअल के साथ ही फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर जर्म सेल वेरिएशन होती है, जर्म सेल वेरिएशन का मतलब होता है वेरिएशन किसमें? जर्म सेल में, वो अगली जनरेशन में जा सकती है। तो अगर मैं कहता हूं कि फादर से सन में अगर कोई वेरिएशन जानी है, क्लियर है? यस 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 यस, तो इसको हमने टाइप ऑफ वेरिएशन बोल दिया। इसके अलावा कितने लोगों को यह पता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी कुछ होता है? कितने लोगों को पता है? जल्दी बताओ, कितने लोगों को पता है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? पता है? नहीं पता? देख देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये देख, ये देख ध्यान से। इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर, इसकी 1.1 सेंटीमीटर, इसकी 1.3 सेंटीमीटर, इसकी 1.7 सेंटीमीटर, एक पैटर्न बन रहा है बढ़ता हुआ। इसमें देख, इधर देख बेटा, ये वाली क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है जो म्यूटेशंस होती हैं। यस, बेस्ट एग्जांपल है एक सडन म्यूटेशन, अचानक से कोई म्यूटेशन हो जाए। ये वाली कैसी वेरिएशन है? कॉन्टिन्यूअस, एक पैटर्न दिखेगा आपको। यस यस, एक पैटर्न दिखेगा। मैं चाह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी में से कौन सा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल है? ए और बी में से कौन सा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल है? डी तो है ही नहीं इसमें। कलर दिख रहा तुम्हें बदलता हुआ? ए कॉन्टिन्यूअस है और ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। आ रहा समझ? अब समझ में आया डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से बेटा। मान लो तुम्हारे यहां पॉपुलेशन है, किसी की हाइट 5'1" है, 5'3" है, 5'4" है, 5'5" है, 5'8" है, 6 फुट है। उसी बीच में एक 8 फुट का बंदा है, तो 8 फुट का जो पर्सन है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, डिसकॉन्टिन्यूअस है? सर डिसकॉन्टिन्यूअस है। यस, दिखा रहा हूं लास्ट स्लाइड भी। सोर्स ऑफ वेरिएशन कैन बी म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखूंगा? बता जल्दी से। ऑल। विच इज नॉट सोर्स ऑफ वेरिएशन? जाइगोट में मियोसिस है, यस सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यस सर। म्यूटेशन है, यस सर। एपोमिक्सिस क्या होता है याद करो, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन था, विदाउट फर्टिलाइजेशन था। तो क्या ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है? नहीं। क्लियर है? बता दो। नहीं। तो एक बार टाइप ऑफ वेरिएशन फिर से बता देते हैं। अगर आपके स्किन सेल में वेरिएशन न्यूरॉन्स में हुई है तो वो कौन सी वेरिएशन है? सोमैटिक, अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। जर्म सेल वेरिएशन क्या होती है? जो जर्म सेल में, गैमेटिक सेल में होती है, जो गैमेट बनाते हैं, वो अगली जनरेशन में जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, पर जा सकती है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मतलब एक पैटर्न दिखेगा आपको, एक क्या दिखेगा? पैटर्न अपीयर होगा। उसी पैटर्न में अचानक से कुछ बड़ा बदलाव आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की बात करते हैं। कोई डाउट है यहां तक? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो दो चीजों से डील करती है, पहला ट्रांसफर ऑफ ट्रेट से और दूसरा वेरिएशन से। इस चैप्टर में हम म्यूटेशन का टॉपिक क्यों पढ़ते हैं शायद आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि म्यूटेशन ही वेरिएशन लाती है। म्यूटेशन ही क्या लाती है? वेरिएशन लाती है। क्लियर है? वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। हमने हमेशा से देखा है,
हमने हमेशा से देखा है कि जब बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिख रहा है या एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट जैसा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर पास हुए हैं, पर क्या वो 100% मैच कर रहा? नहीं। तो हमारे पास वेरिएशन भी है। इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। यस और नो? यस सर। तो हमने आपको हेरिडिटी समझाने की कोशिश करी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर हमने आपको वेरिएशन बताने की कोशिश करी। यस, जल्दी करो भाई, जल्दी नोट करो बेटा। सारी म्यूटेशन से जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती, कई म्यूटेशन फायदे की भी होती है, पर नॉर्मली अचानक से होने वाली म्यूटेशन हार्मफुल होती है। आपने एक मूवी देखी होगी एक्समैन करके, और उसमें वो उसके पंख निकल आते हैं, कुछ ऐसे होती है। म्यूटेशंस नॉर्मली हार्मफुल होती हैं। अचानक से बनी हुई म्यूटेशन फायदा करे, इसके बहुत रेयर चांसेस हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, नोट करेंगे सारे बच्चे? नोट करेंगे सारे बच्चे? ठीक है, इसको बना लीजिए। ये वाला नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा रोल पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। अपने पहले पेज को ध्यान से पढ़ेंगे आप। ये वाला लिख लिया सबने? आगे चल रहे हैं? डन है बेटा। लास्ट स्लाइड रिपीट कर दूं? एक लिख रहा है सर, यू लुक लाइक जेठालाल। बहुत पिटाई करूंगा गधा, ऐसा लिखेगा हमको। डोपा नोट्स में लिखना है, मर्जी है तेरी। आ जा जल्दी, आ जल्दी आगे चल। ये वाला लिख ले। ठीक है, ये वाला लिख ले बेटा। अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। देख मेरी बात सुन ध्यान से। जो हमारे पास फार्मर्स थे ना, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। जो फार्मर्स थे उनको एक बात पता थी। ध्यान से इधर दे बेटा, ध्यान सुन। क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखा दूं, देख ले, जल्दी से लिखियो, जल्दी जल्दी बेटा। लिख लिया? लिख ले बेटा। ठीक है, चलिए आइए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो समझो ध्यान से। इधर देखो बेटा। अब क्या कहानी है, मेरी बात सुनना ध्यान से। हुआ क्या बेटा कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एग्रीकल्चर कितने साल पुराना है, कितने बच्चों को पता है? आपसे अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर कितना पुराना है, जब आप अपना एवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो एवोल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर आपका 10 से 15,000 साल पुराना है। इतने हजार साल पुराना हमारा एग्रीकल्चर है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में क्या है कि एग्रीकल्चर जो है वो कैसे डेवलप हुआ। ह्यूमन ने क्या किया, कुछ क्रॉप को उगाना शुरू किया, कुछ क्रॉप्स को वो उगाता रहा। जो क्रॉप उसके फायदे की थी उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि गोभी, मतलब आपके पास कैबेज की अलग अलग फॉर्म थी, उसमें से उसने फूल गोभी और पत्ता गोभी मतलब कैबेज और कॉलीफ्लावर को सिलेक्ट किया। तो उसके लिए उसने क्या किया, सिलेक्शन किया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एग्रीकल्चर 10,000 साल पुराना है, ह्यूमन ने मेनली क्या काम किया है एग्रीकल्चर पे? ह्यूमन ने दो काम किए हैं। पहला, उसने उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया है जिनको वो ग्रो करना चाहता है, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। और दूसरा उसने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, उसने उन प्लांट्स को सिलेक्ट किया है जो उसके फायदे के थे। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे, कई बार मैं भी ऐसा फील करता था, यार ये जो मैंगो के ट्री हैं, ये ऑरेंज के ट्री हैं, या ये नॉर्मल फ्रूट्स वाले ट्री एकदम रोड के किनारे लगे हो, सब लोगों को फ्रूट्स मिले तो ऐसा गरीबी एकदम खत्म ही हो जाए, कम से कम उनको कुछ तो खाने को मिले। पर जो ये फ्रूट्स के ट्री हैं और जो क्रॉप्स हैं, जैसे मान लो जो क्रॉप हम खेत में उगाते हैं, वो ह्यूमन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डेवलप करी है। ऐसा नहीं कि वो नेचुरली इतनी आसानी से ग्रो कर पाती।
तो कहीं ना कहीं ह्यूमन को यह बात पता थी। देखो, अगर मैं कहूं कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स का क्या रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यह है कि ह्यूमन को कहीं ना कहीं, फार्मर को यह पता था कि जो वेरिएशन का सोर्स है, वेरिएशन का सोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसने दो काम किए, एक उसने डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया क्रॉप को, दूसरा उसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया और उससे नई नई एनिमल्स की ब्रीड और प्लांट की वैरायटी इवॉल्व करी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो फार्मर्स को यह पता था, उनको यह पता था, दे नो, अगर हम जेनेटिक्स में वेरिएशन की बात करते हैं, दे नो कि हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। सोर्स ऑफ वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी बात सुनो, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोर्स ऑफ वेरिएशन है। ये उनको पहले से पता था, ये पता था उनको पहले से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया। क्या यूज किया? डोमेस्टिकेशन किया एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। नेचुरल सिलेक्शन नहीं है ये, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। उसके थ्रू उन्होंने नई क्रॉप वैरायटी एंड एनिमल्स की ब्रीड इवॉल्व करी। एनिमल्स की क्या इवॉल्व करी? ब्रीड इवॉल्व करी। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास साहीवाल काऊ। उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? साहीवाल काऊ है। साहीवाल काऊ की जो ब्रीड है हमारे पास, वो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यस यस। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी खास तरह के प्लांट या एनिमल को ज्यादा चांस देना कि वो अपने आप अपना नंबर बढ़ा सके, मतलब उसकी रिप्रोडक्शन कराना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं, एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले से था। उन्हें पता था कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगी, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते थे एनिमल्स में, और उसके साथ साथ उसमें से फायदे वाले एनिमल्स को सिलेक्ट कर लेते थे, फिर उनकी रिप्रोडक्शन कराते थे। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसके बारे में वो बताया है। अब हम बात करेंगे बेटा जेनेटिक्स की। तुम्हारे को याद ये रखना है बेटा कि जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स को हम दो बड़े उसमें डिवाइड करते हैं। एक हम ये कहते हैं कि जेनेटिक्स में प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, जरा बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मेंडल ने अपने कॉन्सेप्ट कुछ 1865 में पब्लिश किए। क्या इससे पहले जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी? एक तरफ हम बता रहे हैं कि यार फार्मर्स को तो पता था थोड़ा थोड़ा, तो क्या उससे पहले मतलब जेनेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी? इससे क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है, ये वाली लाइन आ सकती है, डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से नई ब्रीड तैयार की। ये पूछ सकता है कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 से 63 था। क्या उससे पहले जेनेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी किसी को? जेनेटिक्स की नॉलेज थी, पर मेंडल से आने वाले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर है, जब वो उसके बच्चे में जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स। उसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ट्रेट हो गई। क्या हो गई? कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं। उनका ये मानना था। जैसे मान लो हम पढ़ेंगे, डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका ये मानना था, आपने अपने दिमाग में रखना है, नॉलेज थी। उनका ये मानना था, उनका ये मानना था कि जो ट्रेट है, ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट क्या होते हैं? गेट मिक्स्ड इन प्रोजेनी। उसको वो नाम देते थे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या नाम देते थे बेटा उसको? उसको वो नाम देते थे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स होना। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देते थे, जो सही नहीं था। ऐसा नहीं होता कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, वो साथ आते हैं, मिक्स नहीं होते बेटा, साथ आते हैं। लेकिन फिर हमारे पास मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आया। जो मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आया, उसने बेटा डिनाई किया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को। तो मतलब मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जो था वो एक्सेप्ट नहीं करता, नॉट एक्सेप्ट किसको? एक्सेप्ट मिक्सिंग ऑफ ट्रेट। वो मिक्सिंग ऑफ ट्रेट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमारा फोकस मेंडेलियन ट्रेट पे रहेगा। पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये वाले साइंटिस्ट जो हैं ये प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के हैं, तो ये किस पे बात करते थे, क्या इनका मेन मुद्दा था? इनका मेन मुद्दा था कि यार ट्रेट जो है ना बच्चे के अंदर मिक्स हो जाती है। बोथ पेरेंट में ट्रेट क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। किसमें? प्रोजेनी में। यहां तक समझ में आ रहा है?
यहां तक समझ में आ रहा है? और इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? मेंडल पे। अब हम उस चैप्टर के उस हिस्से पे आ गए हैं जहां से अब क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे। तैयार हो? बताएं जल्दी से, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें? यस, नोट कर लो जल्दी से। हो गया? मालवेसी बेटा साइमोस है, रेसमोस नहीं है। मैं उस वक्त पढ़ाते वक्त भी बोल रहा था, मैं श्योर नहीं, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, अच्छा, एक लिख रहा है मेरा नाम नहीं लिया, अब भी नहीं लूंगा। चलिए आइए, अब हम बात करेंगे बेटा, जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे। हमने प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात की, जो बात कर रहा है मिक्सिंग ऑफ ट्रेट की, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेट मिक्स हो रहे हैं फ्रॉम बोथ पेरेंट, इसकी बात कर रहे हैं। कोई डाउट है यहां पे? नहीं सर, ये ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करने से पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले उनका बर्थ ईयर क्या था, कब बर्थ हुआ था? 1822 में बर्थ हुआ था। प्लेस क्या था बेटा? कोई सिसिलियन विलेज, ये सब आएगा नहीं आएगा? सिसिलियन विलेज हैजेंडॉर्फ, है ना, सिसिलियन विलेज था, और हैजेंडॉर्फ सिटी रही होगी, और ऑस्ट्रिया था। क्या हमें ये याद करना? नहीं करना बेटा, आएगा नहीं। 1847 में उन्होंने क्या किया बेटा? 1843 में उन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन की। 1843 में उन्होंने एक मोनेस्ट्री क्या होती है? एक रिलीजियस प्लेस मान लो, मोनेस्ट्री ज्वाइन की, जहां पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, और वो थी हमारे पास अगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस। अगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ सेंट थॉमस, ये इन्होंने ज्वाइन करी। किसने ज्वाइन करी? मेंडल ने। 1847 में इनको भेजा गया सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। बेटा ये याद करना नहीं है, बस पढ़ लो, वियना। वहां उन्होंने क्या पढ़ा बेटा? इससे आपको आइडिया लगेगा कि इनका मेंडल का कितना स्ट्रगल था। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेजा गया, क्या पढ़ने के लिए? नेचुरल साइंस पढ़ी उन्होंने वहां, नेचुरल साइंस पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, यस मैथमेटिक्स, और कुछ और सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, 1851 में वो वापसी आ गए, रिटर्न टू मोनेस्ट्री, और वहां पर उन्होंने टीचर की तरह ज्वाइन किया, ज्वाइन एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। देख रहे हो, परमानेंट भी नहीं, तनख्वाह कम होगी, ये सब मतलब नहीं है मेरा, आपको सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि मेंडल जो है, स्टैट्स लिख लो या मैथमेटिक्स लिख लो, लगभग एक जैसी बात है। ठीक है, क्लियर है? ध्यान सुने बेटा, हमने यहां पर ये ध्यान रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि मेंडल की लाइफ का जो स्ट्रगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ आइडिया आप समझना मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछूं डार्विन का कब बर्थ हुआ था, शायद 1811 है, 1811 है, ठीक है, 1811 है, ऐसा कुछ शायद टाइम है। डार्विन ने जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, उसी से कुछ साल पहले डार्विन का काम पब्लिश हो गया था। डार्विन उस समय के सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक थे। मेरी बात समझ में आ गई? यस, क्लियर है? हाँ, तो डार्विन जो है वो उस समय के, इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं, सबसे फेमस साइंटिस्ट में से थे। उन्होंने कुछ ऐसी थ्योरीज पब्लिश की, जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, नई स्पीशीज कैसे बनती हैं, इन सब के बारे में दिया। मेंडल का काम उस वक्त सप्रेस हो गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मेंडल का स्ट्रगल अलग लेवल का है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेंडल का काम था वो उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं आपसे एक चीज बताऊं, मान लो आपको मैं एक डाटा दे दूं, सिर्फ डाटा से आप क्या करो, आप एक चीज सोचो, आपने मान लो किसी पर्सन को आज तक देखा ही नहीं, मैं सिर्फ डाटा दे दूं, आप उसकी इमेज बना दो। मेंडल का एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही था। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उससे एक डाटा आया, उस डाटा से उन्होंने कुछ लॉ बना दिए, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स दे दी जो बाद में लॉ में कन्वर्ट हुई और सही निकली, जबकि उन्होंने आज तक क्रोमोसोम देखा ही नहीं था। पहली बार क्रोमोसोम 1880 में देखा गया, 1880 में देखा गया, तो क्रोमोसोम ही नहीं पता था,
और मेंडल ने इतने सटीक, इतने प्रॉपर तरीके से अपनी फाइंडिंग्स दी कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जिस समय वो फाइंडिंग्स दी वो समय ठीक नहीं था। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कभी लोग बोलते थे कि एरोप्लेन उड़ेगा तो लोग उसे बेवकूफी कहेंगे, लेकिन आज वो बात ठीक लग रही है ना। तो मेंडल की जो फाइंडिंग्स थी वो समय से पहले की थी लगभग। दूसरा, उन्होंने इतना ज्यादा प्रॉपर चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई एक्चुअल। ठीक है, तो हमें यहां पर नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां से आएगा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ईयर, मेंडल, ये आया हुआ है नीट 2017 में। एक्सपेरिमेंट ईयर 1856 से 63, 7 ईयर्स तक। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक। ये नीट 2017 में आया था, शायद नीट 2017 में आ गया था ये। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट पे। पी प्लांट को क्या बोलते हैं? पाइजम सटाइवम। क्या बोलेंगे? पाइजम सटाइवम। यस। एक और चीज, उन्होंने अपना काम कब पब्लिश किया? उनका काम कब पब्लिश हुआ, मतलब उन्होंने कब पब्लिश किया? उन्होंने पब्लिश किया, वो यहां नहीं मिलेगा आपको, ये आगे जाकर चैप्टर में लिखा हुआ 1865 में। यस यस। और उनके काम को रिजेक्ट कर दिया गया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी कब हुई? कब हुई? 1900 में, इसमें आप समझो। और अगर मैं मेंडल की डेथ बोलूं बेटा, 1884 के आसपास डेथ हुई थी, और उनका काम रियल में रिकॉग्नाइज हुआ था, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी, और किडनी फेलियर से शायद डेथ हुई थी। तो पॉइंट यहां पर यह है कि उनको पता भी नहीं है कि वो इतने फेमस होने वाले थे। ठीक है, क्लियर है? उनको नहीं पता ये बात। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, यस। 3 साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं जिन्होंने काम किया था। अब ये 3 साइंटिस्ट ने कैसे रीडिस्कवर किया होगा? इन्होंने जाके उनकी बुक खोद के निकाली होगी? नहीं, उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट लिखे, करके देखे। उसमें मेरे पास क्या है? एरिक वॉन टेशमार्क, उसके बाद कार्ल कॉरेंस और ह्यूगो डी वरीस। अब ये डी वरीस कौन है बेटा? इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी है एवोल्यूशन में। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी है एवोल्यूशन में। ठीक है, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी है। यस, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी कब दी है? 1911 में। 1911 में कब? 1911 में कब? जब मेंडल के बर्थ के 100 साल पूरे हो गए थे, उस साल पे दी थी। यस, ठीक है। कार्ल कोरेंस ने क्या किया था? ब्रिंग किया था मेंडल के काम को, मेंडल के वर्क को इन फॉर्म ऑफ लॉ की फॉर्म में इन्होंने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया कार्ल कोरेंस ने। यस, तो तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये नाम आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। ठीक है। एक कह रहा है सर मेंडल की आत्मा को पता चला होगा। तुझे ऐसा लगता है रियल में कुछ होता है ऐसा? एक बुक पब्लिश की थी फ्लोरा, वो सब नहीं पूछेगा बेटा। हो गया? ठीक है, यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? जो मेंडल ने काम किया था उसको उन्होंने एक नाम दिया था। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसकी स्टडी करने वाले। अब हम करने जा रहे हैं कि मेंडल ने क्या काम किया था। तो मेंडल का जो काम था, मेंडल्स का जो वर्क था, वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट था जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हम इसकी बात करने जा रहे हैं।
हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहे हैं बेटा। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? ये नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग का एक्सपेरिमेंट है। आप में से कितने बच्चों ने कभी ना कभी स्ट्रेटेजी वाला चैप्टर पढ़ा है? वहां पर नई क्रॉप बनाने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं? पेरेंट का चुनाव करते हैं, दूसरा उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, जिसे हमने क्या बोला था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम उनके बारे में, अब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें मेंडल के काम को समझना होगा, फिर हम क्रॉस कर पाएंगे। यस 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 यस, ठीक है, सही है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इसको नोट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, और यहां से आप काफी सारी चीजें, भाई पीछे वाले में से मेंडल का काम का ईयर आ सकता है, कितने साल तक एक्सपेरिमेंट चला ये आ सकता है, किस साल में पब्लिश किया और किस साल में रीडिस्कवर हुआ। यस यस, रीपब्लिश करने का मतलब क्या है? जब मैं उस काम को करके देखूंगा तो मैं बुक्स में दोबारा छापूंगा, और जब बुक्स में दोबारा 3 साइंटिस्ट छापेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, मान लेंगे कि वो काम सही था, वो एक्सेप्ट कहेंगे, कहेंगे कि यार बढ़िया काम किया है। ठीक है, सेल साइकिल अगर तेरा बैकलॉग है तो बेटा न्यूट्रॉन प्राइम में से देख ले, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। आ जा, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, क्या है? मेंडल परफॉर्म वेरियस क्रॉस, किसके अंदर? इन पी प्लांट। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम नाम दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना? व्हाट, वाई पी प्लांट? पी प्लांट ही क्यों? क्या उसको मटर की सब्जी पसंद थी? मटर पनीर खाता था? नहीं। सबसे पहले पी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट होता है। नॉर्मली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेट होता है, अपने आप से सेल्फ पॉलिनेट होता है वो, बट उसको क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं। पॉसिबल है। तीसरा, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इजिली ऑब्जर्व हो सकते हैं। भाई आप जिस चीज के लिए कर रहे हो, कैरेक्टर इजिली ऑब्जर्व भी तो होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? पी प्लांट फेबेसी में आएगा भाई, तो उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट होता है, पर क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स आसानी से ऑब्जर्व होते हैं। दूसरा, वो सिंगल सीजन में क्या करेगा? सिंगल सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। यस। और अगर आपसे पूछा जाए कि पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कौन बताएगा? पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n इज इक्वल टू 14। 14 क्रोमोसोम होते हैं पी प्लांट में। कितने होंगे? 14। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनको हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं बेटा, 4 स्टेप में। सबसे पहले उन्होंने पी प्लांट में से ही उन कैरेक्टर्स का, उन पेरेंट का चुनाव किया। सबसे पहले उन्होंने किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट का चुनाव किया। सबसे पहले पेरेंट्स का चुनाव किया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। दूसरा उन्होंने क्या किया बेटा? सबसे पहला उन्होंने पेरेंट्स का चुनाव किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पेरेंट्स का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। फिर उन्होंने क्रॉस कराया। अब मुझे बताओ, क्रॉस कराने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? उनके पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई। क्या आई? ऑब्जर्वेशन आई और रिजल्ट आए, और फिर उन्होंने उस रिजल्ट को लॉ में कन्वर्ट किया। लॉ तो उन्होंने दिया नहीं था, तो उन्होंने उसके लिए क्या लिखा था? कंक्लूजन्स लिखे थे। यही कंक्लूजन्स बाद में लेटर डेवलप किए गए, किसमें? लॉ में, इनटू लॉ। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो?
यस और नो? ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट कर लें एक बार फटाफट से, मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, स्टार्ट करते हैं। और उनका जो सबसे पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उस पर आते हैं। पर यहां तक कोई डाउट है, बता दो जल्दी से। यहां तक आपको कोई डाउट है, जल्दी बता दो। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, लिखने दीजिए, बिल्कुल लिखने दे रहा हूं। उस समय हमारे कोई साइंटिस्ट थे नहीं बेटा, ये टाइम है 1857 की, हम लोग लड़ रहे थे बैटल। 1847 पे हमने लड़ी शायद बैटल ऑफ प्लासी, 54 में शायद बक्सर लड़ी होगी, और 57 में हम लोग लड़ रहे थे क्या, क्या लड़ रहे थे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, हाँ, एक बार चेक कर लेना बक्सर और उसका ईयर ठीक है कि नहीं। यस, हाँ, हाँ, नेट पे चेक कर लेना। 1764 है? नहीं नहीं यार, अच्छा 1764 बक्सर है। अच्छा 1764 है, मुझे 54 ऐसा 4 याद आ रहा था। अच्छा, और प्लासी कब है? प्लासी 1750, अच्छा 57 याद आ रहा था। ओके, अच्छा ये वो टाइम है जब सिराजुद्दौला वाला टाइम है, ठीक है, बढ़िया। 57, 100 साल पहले सिराजुद्दौला वाली पिटाई हो रही थी। हाँ, है ना, बंगाल के नवाब ने पीट पीट के भगाया था उनको। चलो आगे चलते हैं, आइए भाई। ये कह रहा सर आपको याद नहीं है? बहुत सारी चीज याद है बेटा, मुझे बहुत सारी चीज याद है ना। हाँ, ठीक है, सब बता रहा हूं बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, चलें आपके फटाफट से पढ़ें बेटा, चलें चले 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 चलें, चलो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ध्यान से सुनेंगे बेटा, सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, ध्यान सुनेंगे। मेंडल सिलेक्टेड 14, ये आएगा 14 प्योर या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ किसकी, पी की, पी प्लांट की उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग और प्योर वैरायटी ली थी। अब यहां पर प्योर शब्द का क्या मतलब, इधर देखो भाई सारे, प्योर का मतलब है होमोजाइगस, और उसी को अपने क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। जैसे मान लो कैपिटल टी टॉल है, इसकी अगर आप सेल्फिंग करोगे, सेल्फिंग का मतलब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो सिर्फ टॉल आएगा, फिर उसकी सेल्फिंग करोगे तो क्या आएगा, टॉल आएगा। तो प्योर, होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि रिपीटेड सेल्फिंग से क्या मिलेगा, रिपीटेड सेल्फिंग से क्या मिलेगा बेटा, रिपीटेड सेल्फिंग गिव सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस, सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस मिलेगा मुझे रिपीटेड सेल्फिंग से। ध्यान दो सारे बच्चे, रिपीटेड सेल्फिंग से मुझे सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस मिलेगा। अगर आप टॉल प्लांट को बार बार क्रॉस कराते रहोगे, बार बार क्रॉस कराते रहोगे, टॉल मिलता चला जाएगा। जैसे टॉल मिला, उसके सीड आए, फिर उगाए, फिर टॉल मिला, सेल्फ उसके सीड आए, ऐसे उगाते चले जाओ। बार बार अगर टॉल आ रहा है, वही कैरेक्टर आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस और प्योर बोलते हैं। तो मेंडल ने क्या की थी, 14 प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ली थी। एनसीईआरटी यहां पर ऐड करती है, एनसीईआरटी यहां पर ऐड करती है डिफर ओनली इन वन ट्रेट, वन ट्रेट। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये प्लांट टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो इसका सीड भी राउंड होगा, इसका भी राउंड होगा,
इसमें मान लो एक्सियल फ्लावर होगा, इसमें एक्सियल फ्लावर होगा, तो मेरे पास सिर्फ इसमें डिफरेंस है ना, बाकी इनमें तो नहीं है। तो उन्होंने क्या की, 14 ऐसी वैरायटी ली जिनमें खाली एक ही अंतर था, ऐसे करके ली। यहां तक समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डिफर इन वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब एक ही में डिफरेंस था। ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से बेटा आगे। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? मेंडल सिलेक्टेड कितने कैरेक्टर? मेंडल सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। मेंडल ने सिलेक्ट किए 7 कैरेक्टर, ठीक है। मेंडल ने सिलेक्ट किए कितने? 7 कैरेक्टर। और उसमें क्या अंतर था? कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर की, हर कैरेक्टर की 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। ध्यान दे बेटा, 2 कॉन्ट्रास्टिंग क्या थी? ट्रेट थी। कौन कौन सी थी जरा देखते हैं फटाफट से, इधर देखियो ध्यान से। कौन सी ट्रेट थी जरा देख लेते हैं, इधर ध्यान दे बेटा। इसकी टेबल बनेगी तुम्हारी। सबसे पहले हम लिख रहे हैं नेम ऑफ कैरेक्टर। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बता दूंगा। फिर मेरे पास मैंने लिखी डोमिनेंट ट्रेट, फिर मैंने लिखी रिसेसिव ट्रेट, उसके बाद मैंने लिख दिया क्रोमोसोम नंबर। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इधर देख। नेम ऑफ कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, टेबल बनाओ जल्दी से, रिसेसिव ट्रेट और क्रोमोसोम नंबर, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। इधर ध्यान देंगे बेटा सारे, इधर देख। सबसे पहले ध्यान दियो बच्चे, सबसे पहले इधर देख, हमने लिख दिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट सबसे पहले लिखना है, तो उसकी डोमिनेंट ट्रेट मैंने लिख दी टॉल, और उसका सिंबल है कैपिटल टी। यहां ड्वार्फ लिख दी, ड्वार्फ का सिंबल डी नहीं होगा, इसी का कैपिटल का स्मॉल टी लिख देंगे। क्लियर है? अब यहां पर मुझे 2 कैरेक्टर लिखने हैं फ्लावर से रिलेटेड। क्या लिखने हैं? 2 कैरेक्टर क्या लिखने हैं? फ्लावर से रिलेटेड लिखने हैं। 2 कैरेक्टर लिखने हैं, 2 कैरेक्टर लिखने हैं पॉड से रिलेटेड, और 2 कैरेक्टर लिखने हैं कंफ्यूज होने जाओगे ऐसे ही बिना बात के। देख भाई इधर ध्यान दे, 2 कैरेक्टर लिखने हैं सीड से रिलेटेड, और लिखते वक्त ध्यान रखना, सीड के साथ कलर लिख रहा हूं नीचे, पॉड के साथ कलर लिख रहा हूं, फ्लावर के साथ कलर ऊपर लिखा हुआ है। यहां पर मैंने फ्लावर की पोजीशन लिखी है, यहां पर पॉड का क्या आ जाएगा? शेप। यहां पर शेप लिखते वक्त ध्यान रखना है कि फ्लावर वाले में कलर ऊपर है, पॉड वाले में कलर नीचे है, सीड वाले में कलर नीचे है। इसको याद करने के लिए मैंने रखा है ताकि आपको ऐसे याद रहे। आप याद कैसे रखोगे वो मैं बता दूंगा। देखो, फ्लावर का कलर हमारे पास क्या है बेटा? वायलेट है और यहां पर व्हाइट है। फ्लावर की पोजीशन इधर देखो बेटा, इधर देखेंगे सारे बच्चे। अगर फ्लावर इधर आता है, ये टर्मिनल है, और यहां पर अगर फ्लावर आता है, एक्सिलरी बर्ड होती है यहां पर, इसे एक्सियल कहते हैं। तो ये वाला फ्लावर कौन सा हो गया? एक्सियल। एक्सियल डोमिनेंट है। और ये वाला कौन सा हो गया? टर्मिनल हो गया। ये रिसेसिव है। अब आ जाओ पॉड पे। स्मूथ, या इसको बोलते हैं इनफ्लेटेड, मतलब वो पॉड ऐसी दिख रही है, ऐसी इस तरीके की जिसमें मटर होता है। और एक होता है हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे दिखती है, देख बेटा, ऐसे इस तरीके की दिखती है।
यस नो, देख लो। उसके बाद पॉड का जो कलर है, पॉड का कलर, पॉड में बेटा ग्रीन डोमिनेंट होता है, सीड में येलो डोमिनेंट होता है। तो इसका रिसेसिव कौन सा होगा? येलो। इसका रिसेसिव कौन सा होगा? ग्रीन। सही है, ऐसे याद रखना है। सीड की शेप राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव है। क्लियर है? अब मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुन। तुझे ऐसे एक नंबर याद करना है, मैंने कहा सीक्वेंस फिक्स है, 4 1 4 4 5 7 1। ये क्या है? आपके पास कितने क्रोमोसोम थे याद करो। आपके पास टोटल कितने क्रोमोसोम बनाए थे मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। ये क्रोमोसोम नंबर है किसके? पी प्लांट के। तो जो फोर्थ क्रोमोसोम है उस पर ये और ये दोनों कैरेक्टर है, फर्स्ट वाले पर ये और ये प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, इधर देख बेटा, मेंडल के जो 7 कैरेक्टर थे वो कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? ये देख, प्रेजेंट ऑन कितने क्रोमोसोम? इधर देखो बेटा, ध्यान दो, 4 क्रोमोसोम पे। ठीक है, कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो सेम क्रोमोसोम पे? देख, तुझे याद ऐसे करना पड़ेगा, प्लांट हाइट सबसे ऊपर लिख ले, प्लांट हाइट को सबसे ऊपर लिख ले, फिर एफपीएस याद कर ले, फ्लावर पॉड सीड, इसके दोनों कैरेक्टर हैं। फ्लावर वाले में कलर ऊपर है, बाकी दोनों में कलर नीचे है। यस, ऐसे याद करेगा। और क्रोमोसोम छोड़ना चाहो छोड़ लो, आएगा नहीं नीट में, चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर है? नहीं, एमडी सर नहीं थे बेटा। यार तुझे समझ कैसे नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आया। बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने कहा कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए। सबसे पहले तू मुझे ये बता कि क्रोमोसोम कितने होते हैं पी प्लांट में? 7 जोड़े होते हैं, ये रहे 7 जोड़े। इनमें से कौन कौन से क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर प्रेजेंट है? चौथे क्रोमोसोम पे, फोर्थ क्रोमोसोम पर ये वाला कैरेक्टर कौन सा? प्लांट हाइट और फ्लावर पोजीशन प्रेजेंट है। पहले क्रोमोसोम पे फ्लावर का कलर और सीड का कलर प्रेजेंट है। बाकी तुम्हारे पास फिफ्थ और सेवंथ पर एक एक कैरेक्टर है। तो टोटल टोटल 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे ये 7 कैरेक्टर है ना भाई। ये तो एक ही क्रोमोसोम है ना, ये और ये सेम क्रोमोसोम है, 4144 571। तो ये तो एक ही क्रोमोसोम है ना, ये वाला दूसरा है, फिर मतलब 7 4 तरह के। यस यस, जल्दी बोल बेटा। क्या रिमेनिंग क्रोमोसोम पे जीन नहीं होती? बिल्कुल होती है, पर मेंडल ने जो सिलेक्ट करी थी वो नहीं होती है। क्लियर है? जो मेंडल ने सिलेक्ट करी थी वो नहीं होती है। क्लियर है बेटा? चले, ठीक है ठीक है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए कुछ कुछ सरप्राइज है। आ जाओ। अब क्रॉस कराने वाले हैं पेरेंट्स के बीच में, पर ये वाला नोट कर लो भाई फटाफट से, ये आएगा डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो ध्यान से, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो इसका क्वेश्चन आएगा, विच इज नॉट डोमिनेंट ट्रेट सिलेक्टेड बाय मेंडल। ठीक है, बेटा कुछ लोग आए हैं और
सर्वेसर से पूछो इलेक्ट्रो कब कराएंगे। ये आ गए। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? इलेक्ट्रो की क्लास तो शाम को रेगुलर चल रही है बच्चों की। हाँ यार, एमडी, अच्छा एमडी सर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। बच्चे कह रहे हैं एमडी सर हैप्पी बर्थडे, एमडी सर हैप्पी बर्थडे। तो क्या आप लोगों के सामने एमडी सर को पेश किया जाए? और एक टीचर और है, वो बहुत क्लास छोड़ रहे हैं, उनको भी बुला के ला रहा हूँ। रुको, थोड़े बूढ़े होते जा रहे हैं कमर में, तो तुम बूढ़े हो गए हो। अरे रुको। हाँ बच्चों, आज एमडी सर का बर्थडे है ना? तो पहले तो यहाँ चैट सेक्शन में भर जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने एमडी सर को बताया नहीं, थोड़ा सरप्राइज है ना? तो अभी मैं क्लास के दौरान एमडी सर को लेके आता हूँ। वो अचानक से आ गए थे, फिर हमने उनको भगा दिया, उनको पता नहीं चलने दिया क्या हो रहा है। तो अंदर हमने केक वेक का थोड़ा जुगाड़ कर लिया है और स्टूडियो के हिसाब से ही छोटा सा केक मंगाया है। आप लोगों का प्यार है उसमें बहुत सारा। और अभी एमडी सर को बुलाते हैं और चैट सेक्शन में भर जाना चाहिए। सर को लगना चाहिए यार क्या ही हो गया है ना? ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे वीटी, हैप्पी बर्थडे एमडी सर चलना चाहिए। तो बच्चों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले आओ। तो सभी लोग देखो यार, हाँ एमडी सर आओ। तो बच्चे बुला रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि एमडी सर का बर्थडे, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं आजकल सर। हाँ देखो देखो देखो, आ जाओ, ये देखो है क्लास में आज यही चैट चला है आज। मतलब बच्चों ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया है, ना बॉटनी में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में। बस बार बार चैट में यही लिख के आ रहा है। तो बच्चों को कुछ बोलिए। बच्चों ने स्पैम चल रहा है इस समय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कंटिन्यू में देख पा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे एमडी सर, थैंक यू बेटा। इसके देखो बदले में गिफ्ट चाहिए तुम्हारे सिलेक्शन का। जैसे आज बच्चों ने बहुत प्रॉमिस किया है आज कि सर गिफ्ट देंगे सिलेक्शन दे करके, तो बस वही आपसे प्रॉमिस चाहिए। ओके, तो बच्चों एमडी सर के लिए थोड़ा सा केक की व्यवस्था की गई है। तो केक काटा जाए। हाँ, मैं हाथ में पकड़ता हूँ। तो भाई ये केक हम सब मिलके काटेंगे। उसमें कुछ जला वाला। तो कितनी कैंडल लगानी? 99 200 लगा दो बेटा। आप चैट में बताएं एमडी सर के लिए कितनी कैंडल लगाई जाए। 200, 250, 500, 7000 बॉटनी पढ़ी है, उसके हिसाब से गेस करो कितनी लगाएं। कोई गेस करो। एज बताओ। 5000, 399। अरे यार इसमें तो हमारे 3 बैच आ जाएंगे। 5000 में 40, 7 नहीं, 7 तो नहीं यार, 36 इन्फिनिटी। अरे नहीं बेटा, एमडी सर जो जूलॉजी पढ़ाते हैं उस हिसाब से तो अमर है एमडी सर, है ना? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमडी सर के बारे में मैं एक दो चीज बोलूंगा कि सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं उससे ज्यादा अच्छे इंसान है। और एमडी सर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और वो हर एक चीज आपके लिए करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो हमेशा मतलब सोचते रहते हैं। और आपने देखा भी था पिछले सेशन में, अभी जब उनके पैर में चोट लगी थी उसके बाद भी वो बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हम यही चाहते हैं। नहीं सर? हाँ, मैं तो देखो बेटा, जो भी मेहनत होती है ना, ये एक टीम का मतलब पूरी टीम की तरफ से होती है। जैसे मैं अगर ढीला पड़ता हूँ तो तरुण सर स्टिमुलेट करते हैं। अगर कहीं ना कहीं, ठीक है, सर अगर वीक पड़ते हैं तो मैं स्टिमुलेट करता हूँ, या हम सब एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, तब चीजें हो पाती हैं। 99 केक, इसमें 99 कैंडल्स आप मान लो, है ना? बच्चों अब तैयार हो जाओ सब लोग, ठीक है? एमडी सर प्लीज इसको काटो, है ना? सर केक को, सर चलो चलो, केक को काटना है। सर को नहीं काटना है। केक को काटना है भाई। काटो ना, काटो यार, काटो। हाँ मैं लगा रहा हूँ, काटो। बर्थडे आपका सर। ये बात। बच्चों तालियां तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सही। अमेजिंग सर। सर इसको आप वो तो करो। हाँ इसको यार बुझा दो, जाली रहेगी, इसको भी बुझा दो। लाओ मैं केक खिलाता हूँ। सर जादूगर भी है, देख रहा हूँ हाथ से। नहीं अरे बर्थडे आपका भाई, आप खाओ, हम लोग तो खा ही लेंगे। खा लेंगे यार, खा क्यों रहे हो? सर को खिलाओ पहले यार, केक है, खा ले लो। ये वाला खिला देते हैं सर को। ये लो सर, चॉकलेट। क्या बात है। रुक जाओ। थोड़ा तो लगा लो सर, बाकी देखना सर। टैटू बना दे सर का। हाँ सर को टैटू बना दे केक का। टैटू बना दो। बेटा क्लास आज एंड कर देते हैं। हाँ इसी जगह पे एंड कर दो। इस जगह पे एंड कर रहे हैं, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। आपको मैं डोपा दे दूंगा, डोपा की जगह मैं हाथ से पीडीएफ में लिख के भेजूंगा उसे सामने। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करते रहो, टाइम पास में है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आप हमारा परिवार हैं, आप ही के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ठीक है। अकेले खा रहे हैं यार, ये केक भी जो है ना,
अभी वापसी दे के आना आपको पड़ेगा। कैलाश है क्या बेटा, तुम बम मारे जाओगे कैलाश Selection जिंगर, है ना? हाँ। कैलाश जिंगर। हाँ, कैलाश ठीक है। तुम जो है मेरे बैच में भी बहुत एक्टिव होता है। इसको बोलता हूँ सर ये कीबोर्ड पे बैठ जाता है। नहीं मगर टाइप पढ़ता है, कभी क्लास मिस नहीं करता है, पहली बात तो ये है, हमेशा क्लास में रहता है। मगर यार मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम सामने आ जाओ। सामने आने का मतलब ये है कि सिलेक्शन लेके ही आ पाओगे। तो सभी बच्चे सिलेक्शन लें और फिर इसी तरह से हम लोगों के अगल बगल खड़े होकर बातें करें, अपनी कहानी बताएं और सारी बातें डिस्कस करें, जिससे आप भी प्राउड फील करो, घर वाले भी प्राउड फील करें, हम लोग भी प्राउड फील करें। ठीक है, तो पक्का वादा है ना? हाँ पक्का हो गया। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू टू बेटा। थैंक यू Bye बेटा, bye. थैंक यू, बाय। बाय बाय।